ओके, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताते हैं, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है तो बस हम 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं। ओके, बस एक सेकंड। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा यार, पहले ज़रा सी बात कर लें कि एएस जो है ना, वो इन इटसेल्फ ना काफ़ी ही छोटा सिलेबस है मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं मतलब उस लिहाज से बता रहा हूँ आपको कि जब आप A2 में आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एएस इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी छोटा था, क्योंकि A2 का उसका ऑलमोस्ट 8 टाइम्स मिलेगा आपको डिटेल के हिसाब से। ठीक है। तो उस छोटे सिलेबस को पढ़ाने का तरीका मेरा ये है कि मैं शुरू करता हूँ किसी भी एक कॉन्सेप्ट से। जैसे कि एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? एक सेकंड प्रेजेंट लिख के भेज दो यार, ताकि मुझे समझ में आ जाए आप लोग सारे सुन रहे हैं। प्रेजेंट लिख के भेज दो, फिर मैं ज़रा बातें शुरू करता हूँ। जी, बाकी लोग भी प्रेजेंट लिख के भेज दो जो अवेलेबल है इस वक्त ऑनलाइन। ठीक है। मुझे नहीं पता अटेंडेंस इतनी कम क्यों आ रही है इस वक्त हमारे पास, लेकिन हम खैर शुरू करते हैं। हसन, राफे, हमजा हो गए, ठीक है। तहा, ओके बेटा, तो बेसिकली हमारा जो प्रोसेस रहेगा पढ़ने का वो किस तरीके से रहेगा, मैं ज़रा उस चीज़ को एक बार रिवाइज करूंगा, देन विल मूव ऑन जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। हम शुरू करेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इस वक्त ना जो मेरा मेन मकसद है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। और मैंने आपको कहा था इस तरीके से हमारा वार्म अप चल रहा है। ठीक है। हम जैसे हमने पहले बात की कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी की, ठीक है, इस पर मैंने एक एक्टिविटी भी करवाई थी आपको, और हमने ज़रा सा डिस्कस किया कि स्कार्सिटी होती क्या है। और फिर हमने बात की रिसोर्सेज क्या होती हैं। हम रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया थोड़ा सा, जितना हमें चाहिए इस वक्त। देन वी मूव्ड ऑन टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और हमने बात की कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज वी ऑल नो नाउ कि इज कि देयर आर अनलिमिटेड वांट्स एंड देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम है, और इसको हम प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है। हमने कहा था ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो नहीं सकती, क्योंकि आपके पास हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहेंगे। रिसोर्सेज विल ऑलवेज बी लेसर, या विल ऑलवेज नॉट सफाइस टोटल वांट्स। ठीक है। रिसोर्सेज के साथ होता क्या है कि हमने, मैं फिर से इस चीज़ को बात बता दूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बार बार घूम फिर के आएगी यहाँ पे, कि वी यूज़ द रिसोर्सेज, जिसको मैंने कहा था कि हमारे लिए रिसोर्सेज का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि वी यूज़ दीज टू मेक कमोडिटीज। और कमोडिटीज़ को हमने कहा था कि ये जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज है। गुड्स हमने कहा था टेंजिबल हैं और सर्विसेज इंटेंजिबल हैं।
और क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसीलिए कमोडिटीज भी लिमिटेड ही बनेंगी, और ये कमोडिटीज बाद में कंज्यूम होती हैं टू सेटिस्फाई वांट्स, ठीक है, जो कि अनलिमिटेड है। सही ना, कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड टू सेटिस्फाई वांट्स, और वांट्स अनलिमिटेड है। जब भी हमारा जो पढ़ा है वो सारा रिसोर्सेज वर्सेस वांट्स का है, ठीक है। वांट्स को हमने डिफाइन किया था एज डिजायर्स। फिर हमने इसको फर्दर और देखा कि यार वांट्स के अलावा कुछ और चीज़ें जो कि नीड्स कहलाती हैं। नीड्स हमारी बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी कपड़ा मकान। फिर हमने कहा था कि ये वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग की वो नीड्स हैं जो हर किसी के लिए कॉमन है और जिसके बगैर सर्वाइवल मुश्किल है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपकी नीड है, उसको आप इस चीज़ में क्वालिफाई नहीं करवाएंगे, बिकॉज उसके बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। वांट्स जो है वो सारी अनलिमिटेड है, और सारा हम मसला जो है वांट्स को ही देख के डिफाइन करेंगे। देन वी मूव्ड ऑन। हमने एक ज़रा सी यहाँ पे डिस्कशन की थी रियल वैल्यूज़ की। ये भी कॉन्सेप्ट है रियल वैल्यूज़ का, ये होपफुली समझ में आया था। मैं आपको वापस यहाँ पे इसका एक मतलब बता दूँ। मतलब हमारे लिए सिर्फ ये है कि इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज, मतलब इन टर्म्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज आपके पास क्या है, वो रियल वैल्यूज़ है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने छोटी सी एग्जांपल की थी कि अगर आपके पास जो गोल्ड अवेलेबल है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आप इन रियलिटी अमीर नहीं हो रहे, क्योंकि इकोनॉमिस्ट आपको अमीर सिर्फ तब समझेगा जब आपके पास जो टोटल कमोडिटीज अवेलेबल है वो बढ़ जाए, तो वो बोलेगा रियल ग्रोथ हुई है। असली ग्रोथ तब होगी जब कमोडिटीज अवेलेबल बढ़ जाए। तो पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान को ये नहीं करना कि उसके पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसकी प्राइस बढ़ा दे, वो सिर्फ महंगाई होगी। वो एक तरीके से वो तो प्रोग्रेस है ही नहीं, वो तो नुकसान है उल्टा। तरक्की के लिए क्या करना होगा, जो उसके पास कमोडिटीज अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको बढ़ाएं, ठीक है ना। रियल रियल ग्रोथ क्या होगी, जहाँ पे हम कमोडिटीज की बात करेंगे, रिसोर्सेज की बात करेंगे। ये सारे वन बाय वन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी इशू आए किसी भी टाइम पे तो आप मुझे बताएंगे, ठीक हो गया। ये फिर हमने वही बात रिवाइज की थी, लिमिटेड और ये भी लिमिटेड बनेंगी, बिकॉज इन्हीं को यूज करके हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने डिस्कस किया था, हमने लिस्ट बनाई थी, प्रायोरिटी लिस्ट की बात की थी, और कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। हमने कहा था नेक्स्ट बेस्ट। अगर आपके पास लिस्ट में 100 चीज़ें भी हैं, आपने नंबर 1 पे जो है उसे चूज़ किया, जो नंबर 2 पे है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी, उसके नीचे नहीं होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ आप कर सकते थे, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने डिफाइन किया था दो तरीके से। हमने कहा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एक तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन भी है, उस ऑल्टरनेटिव जिसको हमने फॉरगो किया, सेक्रीफाइस किया, वो भी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक दूसरे एंगल से जो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डेफिनेशन यूज होगी वो क्या है कि इट इज़ द रियल कॉस्ट। एक्चुअल में जो आपने कॉस्ट बेयर की कोई काम करने की, वो वो चीज़ है जो आप नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास की हमने बात की थी, ये क्लास अटेंड करने की वजह से अगर अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो नींद जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इट इज़ द रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन थिंग ओवर द अदर, ठीक हो गया। एक ये कॉन्सेप्ट देखा था हमने। और जो हमने एक लिंक बनाना सीखा था, ये लिंक इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से चलेगा कि हम हमेशा ये बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी वी हैव टू चूज। स्कार्सिटी की वजह से वी हैव टू मेक अ चॉइस, देयर इज नो अदर ऑप्शन, वी विल डेफिनेटली हैव टू मेक अ चॉइस, क्योंकि हम हर चीज चूज नहीं कर सकते। एंड वेन एवर वील चूज देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। जब भी हमको एक चीज चूज करेंगे तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। कोई कंफ्यूजन इस केस में, यहाँ तक कोई मसला मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने शुरू किया था इसको डिफाइन करना, मार्जिन को हम वापस रिविजिट करेंगे। उससे पहले यहाँ तक जितनी भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। और एक जो स्टेटमेंट जिसको मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास पेपर्स में भी यूज होती है, वो मैंने यहाँ लिखी थी कि रिसोर्सेज ऑफ कॉम्पीटिंग यूजर्स, रिसोर्सेज ऑफ कॉम्पीटिंग यूजर्स। रिसोर्स कॉम्पीटिंग यूजर्स मतलब कि डिफरेंट यूजर्स हैं हर रिसोर्स के अवेलेबल, और वो आपस में कॉम्पीट करें टू गेट चूजन। जिस भी आप यूज को चूज करेंगे, बाकी जो उसका नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल था वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। इस स्टेटमेंट में कोई मसला, अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किए हैं उनमें कोई भी इशू है तो मुझे बता दें।
नहीं तो यहाँ ओके लिख के भेज दो। यस यस, आपने लिखना है। अगर आप नहीं लिख रहे तो प्लीज़ लिखें, आप सबने लिखना है सब कुछ। तो ये, और कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। जी, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, हसनैन, मारिया, सकीना, राफे। ओके, ठीक है। तो देन वी मूव ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। इसको डिस्कस करते हैं और इसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे इस पर बात करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल कराने की कोशिश की थी, मैं वापस इसी एग्जाम्पल पे आऊँगा। उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि मार्जिन का मतलब क्या है, और हमने एक ब्रॉड स्टेटमेंट की थी इन इकोनॉमिक्स वी ऑलवेज टेक डिसीजन एट द मार्जिन। तो इकोनॉमिक्स टीचेस अस कि आपने डिसीजन मार्जिन पे लेना है। आपने सिर्फ एडिशनल जो चेंज आ रहा है, चेंज के बारे में सोचना है। मार्जिनल का क्या है? हमने कहा वन मोर एडिशनल, या और सिंपल टर्म्स में चेंज या डिफरेंस की बात करनी है, ये मार्जिनल का मतलब है। ठीक है, और इसका हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या एग्जैक्टली कि इकोनॉमिक्स वी टेक डिसीजन एट द मार्जिन। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई फैसला करेंगे तो हम ये बोलेंगे उस या जब भी हम चूज करेंगे बिटवीन टू डिफरेंट ऑप्शन, तो हम ये देखेंगे कि यार इनमें मार्जिनल चेंज क्या है, इनमें फर्क क्या है मार्जिनल लिहाज से। फॉर एग्जाम्पल पहले जरा इसको देखते हैं, फिर वापस हम जो नीचे लिखी थी उस पर आएंगे वापस। जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ऑप्शन है एंड आई हैव टू चूज बिटवीन दीज टू जॉब्स। ठीक है, ऑप्शन ए है कि मैं एक जॉब करूँ कराची में, वहां मुझे सैलरी मिल रही है अज्यूमिंग 50,000। ऑप्शन बी है कि मैं जॉब करूँ लाहौर में, वहां मुझे सैलरी मिल रही है वो 70,000। ठीक है, व्हाट इज द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ चूजिंग बी ओवर ए? एडिशनल बेनिफिट क्या है ऑफ चूजिंग बी ओवर ए? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। ये बात समझ में आ रही ना? एडिशनल क्या है? 20,000। तो ये सबको समझ में आ रही बात। ऑब्वियसली अगर ये दो ऑप्शन है और कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो यू विल से यार कि ऑप्शन बी चूज करना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे एडवांटेज क्या है, 20,000 रुपीज़ का एडवांटेज है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें, अच्छा इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर दें कि लाहौर में जो है वहाँ पे हमें एक कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, और वो जो कॉस्ट है यहाँ पे इसको इनकम कर देते हैं। इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अभी तुम लोगों के लिए शायद बहुत जल्दी हो जाएगा ये, तो भी मैं सब इसको इनकम लिख देता हूँ। इनकम जो थी हमारी पहले ये थी, ये दो ऑप्शन थे, ये इनकम थी। ठीक है, लेकिन मसला ये कि लाहौर में अगर आपको जॉब करनी है तो वहाँ पे आपको रेजिडेंसी भी चाहिए होगी। ठीक है, कराची में तो अपने घर पे रह रहे हैं आप, तो वहाँ पे जो आपको रेंट पे करना होगा अपनी रेजिडेंसी का, वो है 25,000। ठीक है, अब कौन सी जॉब बेहतर लग रही है? कराची वाली, क्योंकि उसमें 5,000 रुपये बच रहे हैं हमें। बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 70 माइनस 25 हम नेट कितना हो रहा है, 45। ठीक है ना, ये हम क्योंकि 70 हमें इनकम होगी और 25 जो है हमें देना पड़ेगा एज अ रेंट, तो 45 हमें नेट बच रहा है, तो हम इस 45 को कंपेयर कर रहे होंगे 50 से। ठीक है, अच्छा कुछ खाना पीना आप कराची में भी करेंगे, कुछ आप खाएंगे पिएंगे ऑब्वियसली लाहौर में भी। क्या वो कॉस्ट मुझे यहाँ लिखना ज़रूरी है या नहीं है? सर मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि जो कराची है वो आपका अपना घर है, तो आपको घर पे भी खाना फ्री में मिल रहा है। और जो लाहौर है उधर आपको या तो खुद जो बनाना पड़ेगा, उसके आपको आइटम्स भी लाने पड़ेंगे, और अगर खुद ही बना रहे रेस्टोरेंट से ले रहे हैं तो फिर उधर की भी आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, अगर मैं बोलूँ, मैं अज्यूम कर लूँ यहाँ पे, इकोनॉमिक्स में बहुत चीज़ अज्यूम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते रहेंगे और अजम्पशंस की तरफ भी। अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ कि जो मेरे खाने पीने की कॉस्ट है वो कराची और लाहौर में एग्जैक्टली सेम है,
तो इस वक्त डिसीजन लेते वक्त मुझे क्या यहाँ पे फूड की कॉस्ट ऐड करनी चाहिए या नहीं? एग्जैक्टली सर सेम है, करनी चाहिए करनी चाहिए। सर जी। नहीं करनी चाहिए। चलो सही है, करके डेली देखते एक्सपेंसेस है करने कैंसिल आउट हो रही है वो, नहीं हैं। करनी, अगर छोड़ो। चलो मैं अज्यूम करता हूँ कि मुझे जो फूड का खर्चा आ रहा है यहाँ पे 5,000 आ रहा है और यहाँ पे भी एग्जैक्टली 5,000 आ रहा है, तो मैं इसको इंक्लूड करूँ या ना करूँ इस आइटम को? सर करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है और ये हमारा एक्सपेंस है, तो वो लेकिन फर्क, सैलरी लेकिन इसको इंक्लूड करने तक कोई फर्क पड़ रहा है? सर कोई सर फर्क ही पड़ नहीं रहा पड़ है। रहा, उधर भी इतने ही पैसों का फर्क, उतने उधर भी इतने पैसे होंगे, उधर भी इतने पैसे होंगे, तो ये 5,000 उस 5,000 को कैंसिल आउट कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे कराची में और लाहौर में सेम है उस चीज़ को लिखने का फायदा नहीं है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी लेंगे और लाहौर में भी लेंगे तो इसको डिसीजन में इंक्लूड करने का कोई फायदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इंक्लूड किस चीज़ को करने का फायदा है? उस चीज़ को जो चेंज है, जो जो जिसमें फर्क है, जिसमें रेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट यहाँ पे देना या नहीं देना, ठीक है, इनकम जो है यहाँ पे डिफरेंट है तो हम लिख रहे हैं। जो चीज़ें एग्जैक्टली सेम है कराची और लाहौर में, जो चीज़ एग्जैक्टली सेम है कराची और लाहौर में, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन हो या फूड का खर्चा हो। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ इतनी सी बात अगर समझ में आ रही है, ओके लिख के भेजना। मैं इसको ज़रा स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक कि जो भी मैंने डिस्कशन की है अभी, कॉन्सेप्ट को आप भूल जाए, बस ये बताएं जो अभी हमने एग्जांपल समझी है, ये समझ में आ रही है तो ओके लिख के भेज दें। ओके, बेहतरीन। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं हमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है जो कॉमन है इन दो डिसीजन में। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन हमें यही कहता है, वो हमें ये कहता है कि भाई आपने उन चीज़ों को इंक्लूड करें सिर्फ जिनमें फ़र्क है, जो जो एडिशनल जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, एडिशनल चेंजेस लेके आ रहे हैं, सिर्फ सिर्फ वो आपके फैसले को चेंज कर, उन चीज़ों को यूज़ करके आप अपना फैसला डिसीजन टेक करें। इसकी एग्जांपल जो मैं यहाँ पे, तो चलो हम यहाँ पे वापस लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एयरलाइन की बात कर रहे हैं। एक एयरलाइन है जिसमें 100 सीट्स हैं, अज्यूमिंग, एक उसके बाद एयरबस है जिसमें 100 सीट्स हैं, और 99 जो है ना बुकड है, ठीक है। और आपने फैसला करना है कि शुड वी सेल द 100 टिकट जो कि अभी तक बिका नहीं है फॉर $100, ठीक है। जो बाकी जितने भी टिकट बिके वो बिके $200 के। ये आखिर में जो एक ऑफर निकाल ली है एयरलाइन ने, जो आखिरी लास्ट मिनट ऑफर निकालती है ये चेक करके कितने उसके बुक हुए हैं सीट्स, कितनी नहीं हुई, तो उसने देखा यार एक सीट जो है ना अभी तक अनबुक्ड आ रही है, तो लेट्स सेल दिस टू, ठीक है। और अब उसको फैसला ही करना है कि शुड वी सेल दिस फॉर $100 और नॉट, ठीक है। क्योंकि अब हम ये चाह रहे हैं कि यार हम इतनी कम प्राइस से बेचें कि जो लोग बाकी चीज़ें कंसीडर कर रहे थे थ्रू थ्रू ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन फॉर एग्जांपल, या बाय रोड उनको जाना था, उनको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि यार आप एयरलाइन को चूज करें क्योंकि दिस टिकट इज नाउ बीइंग सोल्ड एट $100। अच्छा, अब सवाल ये है कि एयरलाइन ये सोच रही है कि शुड वी सेल इट फॉर $100 और नॉट। अब ये इसका जवाब में उनको क्या सोचना चाहिए? उनको ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द 100th सीट। जो 100th सीट होगी उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आ रही है उनको, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हम इतना अज्यूम कर सकते हैं ना कि अगर खर्चा ज्यादा आ रहा होगा तो हम वो चीज़ नहीं बेचेंगे, हम बोलेंगे यार ये तो आपने देखा होगा ना किसी मार्केट में, कहते हैं यार ये तो हमें पड़ी इतने की है। अब अगर एक सीट है वो हम एयरलाइन को वो
वो सर्विस देने की, सर्विस है ना, गुड नहीं है, सर्विस है, ये सर्विस देने की उसको कॉस्ट $150 आ रही है, तो वो 100 ही क्यों बेचेगी, उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सोचेगी उस 100 सीट की सर्विस की कॉस्ट के बारे में, वो टोटल कॉस्ट नहीं देखेगी। ये चीज क्लियर हो रही है? अब मुझे बताएं कि फॉर एनी एयरलाइन किसी एक एक्स्ट्रा सीट की एडिशनल कॉस्ट क्या है, और एक एक्स्ट्रा सीट की सर्विस की, क्योंकि वो सीट तो जा रही है ऑब्वियसली साथ में, उसकी सर्विस क्या करेंगे आप, मतलब वहां पे आप उनको कुछ खाने पीने को दे देंगे ड्यूरिंग द जो उनका ट्रैवल टाइम है, उसके अलावा तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है ना आपकी, तो वो तो बड़ी मिनिमल है। फ्यूल तो आपका उतना ही लगेगा, आपको जो स्टाफ है उसको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जो आप ऑलरेडी दे रहे थे। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? तो आप सिर्फ ये सोचेंगे एडिशनल कॉस्ट कितनी हो रही है मेरी, एडिशनल कॉस्ट अगर बहुत कम है तो शुड वी सेल और नॉट, इस सवाल का जवाब क्या होगा? एडिशनल कॉस्ट सिर्फ $10 है, क्या मैं $10 का खाना अफोर्ड करना होगा उस बंदे का सिर्फ, तो शुड वी सेल द टिकट फॉर $100 और नॉट? सेल कर देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए ना, ठीक है ना, एग्जैक्टली कर देना चाहिए। और यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि आपने कॉस्ट कौन सी देखनी है, मार्जिनल कॉस्ट देखनी है, मार्जिनल कॉस्ट देखनी है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू द 100th पैसेंजर। आपने सिर्फ ये देखनी है, उसको है। तो आपने बोला यार हमारी मार्जिनल मतलब एडिशनल कॉस्ट जो आ रही है ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू दैट पैसेंजर इज जस्ट $10। तो अगर हम 100 का बेचें, हम 90 का बेचें, $11 का बेचें, तो भी हमें प्रॉफिट तो होगा, और अज्यूमिंग कि हमें प्रॉफिट ही करना है ऑब्वियसली। तो अगर ये सवाल है शुड वी सेल इट फॉर $100, द आंसर शुड बी यस। और यहाँ पे अजम्पशन ये है कि आप $100 से ऊपर की बेच रहे हैं तो नहीं बिक रही, जब भी आपने प्राइस कम किया ना, जब आपने प्राइस कम किया। लेकिन अगर वो बोले यार कि नहीं हमारी टोटल कॉस्ट जो है इस जहाज को वहां भेजने की वो तो तकरीबन $10,000 आ रही है, तो मैं $100 में कैसे बेच दूं? तो मंथली होगी ना टोटल कॉस्ट? मंथली नहीं, टोटल कॉस्ट आ रही है उस एक जहाज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे भेजने के लिए टोटल कॉस्ट जो आ रही है $10,000 आ रही है, जिसमें फ्यूल कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसमें स्टाफ की कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो सारी कॉस्ट मिला के 10,000 पर है, ठीक है, और सारे खाने पीने की कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। ये टोटल कॉस्ट थी उस एक जहाज को यहाँ से वहां भेजने की। लेकिन इस टोटल कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे व्हाइल डिसाइडिंग कि वेदर वी शुड प्रोवाइड सर्विस टू द 100 पैसेंजर एट अ लोअर प्राइस और नॉट। हम टोटल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर किस चीज को करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को। वो $10 है, हमें एक्स्ट्रा खर्चा कितना करना पड़ रहा है, सिर्फ $10। मतलब कि अगर हमने इसको सर्विस नहीं की तो हम हमारे $10 बच जाएंगे, हम वो खाना बचा लेंगे, वो भी अज्यूमिंग कि बच सकता है या नहीं, ठीक है। हम कभी भी टोटल कॉस्ट को नहीं देखेंगे। सर फिर भी अगर वो लोग $100 पे भी भेजें तो फिर भी 9,900 का उनको प्रॉफिट होगा। नहीं बेटा, ये कॉस्ट किसकी है सर? 19,900 का उसको उन लोग को प्रॉफिट तो सर होगा। टोटल कॉस्ट से कैंसिल हो जाएगी तो प्रॉफिट आ जाएगा ना 9,900। क्योंकि सर आपने कहा था ना कि वो $200 का पर बंदा टिकट है, तो फिर उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बात सुनो। कॉस्ट किसकी आती है? टोटल कॉस्ट जो है ना, ये कॉस्ट है, कॉस्ट टू द एयरलाइन जो बिजनेस है। जब मैं कॉस्ट का वर्ड यूज करूंगा ना, कॉस्ट का वर्ड, तो मैं पैसेंजर की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। पैसेंजर तो के लिए कॉस्ट तो सिर्फ वो प्राइस है जो पे करेगा टिकट की, जो कि $100 है, ठीक है। हम जब कॉस्ट का वर्ड यूज करेंगे तो हम बिजनेस के लिहाज से बात करते हैं। एक ये कॉमन मिस्टेक जो शुरू में आती है हमारे साथ, वो ये आई थिंक उन लोगों के साथ नहीं आएगी जो ओ लेवल्स में कॉमर्स पढ़ के आ रहे हैं। जब हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ये कॉस्ट किसकी है? कॉस्ट किसकी है? एयरलाइन की।
उनको इतना खर्चा हो रहा है, उन्होंने फ्यूल भरना है, उन्होंने स्टाफ हायर करना है, ये सारा खर्चा वो करेंगे, उनको टोटल खर्चा जो पड़ रहा है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने का उस जहाज को, वो $10,000 पड़ रहा है। ठीक है, जो उनका इनकम है, वो उनकी इनकम क्या है, उनको रेवेन्यू कहाँ से मिल रहा है? टिकट से मिल रहा है। टिकट की जो प्राइस है उसे हम कॉस्ट नहीं बोलेंगे, कॉस्ट इज स्ट्रिक्टली फॉर द फर्म्स, फॉर द बिजनेसेस, बिजनेस की बात करेंगे जब हम कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो 100 है, ये प्राइस पे कर रहे हैं पैसेंजर्स, जो कि इनिशियली जो प्राइस थी वो थी $200, प्राइस थी इनिशियली $200। 200 पे 99 टिकट्स बिक गए, आपको प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। अगर थोड़ी सी आप मैथ्स इन्वॉल्व करें, 200 पे आपके 99 टिकट्स बिक चुके हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ऑलरेडी हैं। 100 टिकट नहीं बिक रहा, 100 टिकट बिकने की शर्त ये है कि आपको उसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी टू $100, 200 से कम करके 100 का बेचें। एयरलाइंस में बहुत कॉमन है कि हर सीट डिफरेंटली चार्ज होती है। अगर आप आज बुकिंग करा रहे हैं, एक हफ्ते बाद की, तो डिफरेंट प्राइस मिलेगी। आप एक दिन पहले बुकिंग कराएंगे तो डिफरेंट प्राइस मिलेगी, 2 महीने पहले कराएंगे डिफरेंट प्राइस मिलेगी। प्राइस बहुत वॉलेटाइल होती है, चेंज होती रहती है। तो सेम सीट की डिफरेंट रेट्स बिक रहे होते हैं, उसके पीछे इनका पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एयरलाइन है जो कि 100 सीट्स उस पर अवेलेबल है, उसने पर सीट 200 प्राइस चार्ज की, 99 सीट्स बिक गई। सवाल ये कि उसने 100 सीट जो है वो 100 टिकट जो है वो बेचना चाहिए $100 का या नहीं, गिवन कि $100 से कम, $100 से ज्यादा पे कोई और खरीदेगा नहीं। तो उसको क्या कंसीडर करना चाहिए? उसको सिर्फ ये कंसीडर करना चाहिए कि यार ये जो 100 टिकट मैं बेच रहा हूँ इस वक्त, इसमें मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है इस पैसेंजर को सर्विस देने की। तो उस पैसेंजर को एक्स्ट्रा सर्विस देने की कॉस्ट सिर्फ $10 है, जो कि उसे खाने पीने की होगी। तो हम इस 100 को कंपेयर करेंगे सिर्फ $10 से। हम टोटल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे एयरलाइन की जब हम बात करेंगे एडिशनल यूनिट बेचने की। ये बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन मार्क लिख के भेजो प्लीज, अगर समझ में आ रहा है तो ओके लिख के भेजो। ओके, बेहतरीन। ठीक है, तो मैं इतनी सारी जो कहानी हम कर रहे हैं उसका समझाने का मकसद सिर्फ क्या है? समझाने का मकसद सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि टोटल कॉस्ट would not be considered while we are deciding कि should we sell one more unit or not। इस केस में we were deciding कि यार हमने एक टिकट और बेचना चाहिए at a particular price or not। तो आप पूरी एयरलाइन की कॉस्ट ना देखें, आप सिर्फ ये देखें उस एक एक्स्ट्रा बंदे को सर्विस देने में क्या कॉस्ट आएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेकिंग डिसीजन एट द मार्जिन, बिकॉज आप देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, एडिशनल कॉस्ट क्या है उस बंदे को सर्विस देने की। तो एडिशनल कॉस्ट कितनी है? एडिशनल कॉस्ट हम कह रहे हैं कि $10 है सिर्फ। एडिशनल प्राइस क्या मिल रही है, फायदा क्या हो रहा है आपको? आपको प्राइस मिल रही है $100। तो शुड वी सेल? यस, डेफिनेटली वी शुड। कोई मसला इस चीज में तो बता दो, क्लियर है? सर ये जो अभी आपने एग्जांपल दी है ये मार्जिन की दी है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक और अगर एग्जांपल मिल जाए तो बहुत अच्छा हाँ होगा। हाँ, ठीक है, हम कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट हमने समझना है, हम आज की पूरी क्लास में सिर्फ यही समझ ले, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, इसको आराम आराम से लेके चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, एक इसी एग्जांपल और कर लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था मैं उसको वापस बना देता हूँ। यूनिट्स का मतलब क्या है कि आप एक चीज़ कितनी बना रहे हैं, मतलब कि अगर आप पेप्सी कोला कंपनी है और आप 100 बॉटल्स बना रहे हैं तो आपके 100 यूनिट्स बन रहे हैं, सही है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर आप 100,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट जो आपको मिल रही है 100,000 बॉटल्स बनाने की वजह से, जो खर्चा आप कर रहे हैं, कॉस्ट का मतलब है ये जो बिजनेस खर्चा कर रहा है, ठीक है ना, वो कितनी है? फॉर एग्जाम्पल वो है 1 मिलियन रुपीस, ठीक है ना।
1000 या 1 मिलियन रुपीस, ये आपकी टोटल कॉस्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग 100,000 यूनिट्स। ठीक है, और आपकी जो प्राइस आपको मिलती है, प्राइस मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, पर यूनिट प्राइस जो आपको मिलती है वो फॉर एग्जांपल मिलती है $15। हर यूनिट पे आपको $15 मिलते हैं। डॉलर्स की जगह इसको प्राइस रुपीस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आ रही है। अब सीन ये है कि आपने ये सोचना है, शुड वी प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट और नॉट। अगर मैं 100,001 यूनिट्स बनाता तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आती? ठीक है, अगर 100,001 यूनिट बनाने से टोटल कॉस्ट आपकी होती ₹1,010,000, मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आई है इस वक्त? जल्दी से बताओ, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कॉस्ट कितनी बढ़ी है? $10 $10 या 10 रुपीज, बिल्कुल ठीक है। और ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट। अच्छा सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बस मुझे बात समझा दें, समझ आ गया ये जो यूनिट्स में समझ आ गया। ये जो टर्म हम मार्जिन यहाँ यूज कर रहे हैं, इसका लिटिल मीनिंग है कोई इकोनॉमिक्स की? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मार्जिन का मतलब है 1 मोर एडिशनल। मार्जिन का मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा था, कहाँ पे लिखा था, ये हाँ सर, याद आ गया। 1 मोर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके। अगर मैं इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करता हूँ, तो आपने बोला कि 10 रुपीज जो है वो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल यही है कि शुड वी प्रोड्यूस दिस यूनिट और नॉट। हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज की और हम बेच रहे हैं 15 का, तो शुड वी प्रोड्यूस इट और शुड वी नॉट? सर नहीं। क्यों नहीं? सर एक सर बना के क्या कर लेंगे? सर क्यों नहीं करना है ना, तो क्यों बना रहे एक यूनिट? नहीं बेटा, आप समझ नहीं रही, एग्जाम्पल आप फॉलो नहीं कर रही। देखिए मेरी बात सुने, टोटल कॉस्ट में एडिशन होती है 10 की। ठीक है, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने बनाया और पड़ रहा है 10 रुपीज का। ठीक है, वो यूनिट जब आप बेचेंगे तो आपको मिल रहे हैं 15 रुपए, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं आपको। तो शुड वी प्रोड्यूस दिस यूनिट और शुड वी नॉट? सर ओवरऑल कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा इस वजह से। मैं नहीं, आप मतलब देखिए मेरी बात सुने, हम सारा जो हमारा डिसीजन है ना, वो ये है कि वो ये है, सवाल सिर्फ ये है, शुड वी प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट और नॉट। 1 मोर यूनिट का मतलब क्या है? यहाँ पे हम पहले 1 लाख यूनिट बना रहे थे, अब हम 1 लाख और 1 यूनिट बना रहे हैं, 1 यूनिट ऐड कर दिया हमने। ठीक है, 1 यूनिट ऐड करने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो एडिशन हुई है वो 10 रुपए की हुई है। अगर हम एक लाख यूनिट बनाते तो 1 मिलियन कॉस्ट आ रही थी। अगर हम 1 लाख और 1 यूनिट बनाते तो 1,010,000 कॉस्ट आ रही है। मतलब कि उस एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से जो टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट मैंने बेयर की है वो है 10 रुपीज। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये यूनिट बिकेगा 15 रुपए का, तो ये यूनिट मुझे बनाना चाहिए या नहीं? अगर मैं इस स्टेज पे हूं तो मुझे अगला यूनिट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? सर बिल्कुल बनाया, क्योंकि जैसे आपने कल कहा था कि उस फैक्ट्री की इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो एक और यूनिट बनाए। जब इसकी है तो क्यों नहीं हाँ बनाए, बनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पाँच बनाएंगे, रुपए का बिल्कुल। फर्क, जब 5 रुपए का हमें फायदा हो रहा है बनाने से। एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली 5 रुपए का फायदा हो रहा है, हमें बनाना चाहिए ये ना, बिल्कुल बनाना चाहिए। सही है ना, ये बात समझ में आ रही है ना? और आप जिस चीज़ में कंफ्यूज हो रही है हरीम, वो यही है कि आप टोटल कॉस्ट को देख रही है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है मार्जिन का, वो यही बता रहा है कि आपने टोटल चीज़ों को नहीं देखना। वी डू नॉट लुक थिंग्स इन टोटलिटी इन इकोनॉमिक्स। हम बात करते हैं मार्जिनल चीज़ों की, हम बात करते हैं एडिशनल। एडिशन क्या हो रहा है? यूनिट में एडिशन हो रहा है 1 यूनिट का, ठीक है। कॉस्ट में एडिशन हो रहा है 10 रुपीज़ का। सही है, हमें दिख रहा है एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें मिलेगी 10, क्योंकि हम इस वक्त तक तो खुश थे ना, यहाँ तक तो काम चल रहा था हमारा। अब बिजनेसमैन ये सिर्फ ये सोचेगा, अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट में बनाऊं तो क्या कॉस्ट आएगी और क्या फायदा होगा, और
ऑब्वियसली अगर फायदा ज्यादा हो रहा है तो वो यूनिट बनाएगा, ठीक है ना। किसी को मसला इस चीज में तो बता दो, नहीं तो ओके लिख के भेजो। ओके बेहतरीन, बिल्कुल सही। इस एग्जाम्पल को हम एंड करेंगे इस चीज एक इसी की एक और टाइप देख के, जो मैंने कोशिश की थी लास्ट टाइम भी करने की। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को चेंज करूं, आपने अगर कॉपी कर लिया इसको, तो मैं ज़रा इसको चेंज कर रहा हूँ। और अब मैं कह रहा हूँ भाई कि सीन ये है कि यू आर वर्किंग इन टोटल कैपेसिटी। मतलब कि अब अगर मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना है तो मुझे एक पूरी नई फैक्ट्री खरीदनी पड़ेगी। मेरी फैक्ट्री पूरी टोटल कैपेसिटी पे काम कर रही है, दिन रात वर्कर्स काम कर रहे हैं, सारी मशीनें चल रही हैं, तो भी मैं पूरे महीने में मिला के 1 लाख यूनिट बना सकता हूँ। अब अगर मुझे ओवर कैपेसिटी जाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका कि मैं एक नई फैक्ट्री खरीदूं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस फैक्ट्री की लिमिट ही यही है कि भाई ये टोटल 1 लाख यूनिट्स बना सकती है। अब अगर मुझे 1 लाख और 1 यूनिट बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, एक पूरी फैक्ट्री चाहिए होगी। उस वक्त जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगी 10 मिलियन। मतलब कि उस एक एक्स्ट्रा यूनिट के बनाने की वजह से मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 9 मिलियन। वो एक यूनिट बिकेगा कितने का, 15 रुपए का। क्या मुझे यूनिट बनाना चाहिए? नहीं सर, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, मतलब एक पूरी फैक्ट्री ऑब्वियसली नहीं लेके है, एक यूनिट बनाए। ऑब्वियसली नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ वी विल थिंक, दिस इज हाउ वी विल थिंक। हम देखेंगे चेंज कितना हो रहा है, यूनिट्स में कितना चेंज आ रहा है, कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, इसको कंपेयर करना है हमने, ठीक है। दिस इज हाउ वी थिंक एट द मार्जिन। थिंकिंग एट द मार्जिन का मतलब क्या है, हम देखेंगे चेंज कितना हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे चेंज जो था, चेंज कितना था 1 यूनिट का, यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है 900,000 का। एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से 900,000 की कॉस्ट आ रही है, और उसको हम आखिर में इस चेंज को कंपेयर कर रहे हैं एडिशनल कॉस्ट को एडिशनल इनकम से। इनकम तो हमें वही मिल रही है हर यूनिट पे 15 रुपीज, जितने का हमारा गुड बिक रहा है। तो अगर ये सिनेरियो है, ये आपकी एमसीक्यूज में यू कैन एक्सपेक्ट दीस क्वेश्चंस एग्जैक्टली। ये एक दो सिनेरियोज तो मैंने एमसीक्यूज से ही उठाए हैं, ठीक है। तो ये सवाल आ सकते हैं एमसीक्यूज में। मैं बहुत स्लोली लेके चल रहा हूँ सब, वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ डिफरेंट एग्जांपल से। जी कोई कुछ कह रहा है? जी सर ये दोबारा समझा सकते हैं? ओके, कौन सा वाला, आखिरी एग्जांपल? जी ओके ओके। इसमें सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर फैक्ट्री की कैपेसिटी होती है ना, मतलब कि देयर इज सो मच वी कैन प्रोड्यूस। एक मशीन जो है वो अगर पूरे 24 घंटे काम करे, 24 घंटे तो हम काम करवा भी नहीं सकते ना, उसको रेस्ट भी देना है। तो और हमने टोटल वर्कर्स जो हैं उनको फुल टाइम काम करवा रहे हैं, पूरे महीने मिला जुला के उस कैपेसिटी, उस फैक्ट्री की ये कैपेसिटी है कि द मैक्सिमम इट कैन प्रोड्यूस 100,000 यूनिट्स। और एंड यू आर वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग 100,000 यूनिट्स। और उस प्रोडक्शन के वक्त जो टोटल कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं वो है 1 मिलियन रुपीज। ठीक हो गया? मैंने सिनेरियो चेंज किया थोड़ा सा बस। पहले हमने कहा था कि कोई टेंशन नहीं है, आप 1 यूनिट ऐड करेंगे 10 रुपए कॉस्ट में बढ़ जाएंगे। अब हम कह रहे हैं मसला है। मसला क्या है? कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यू आर ऑलरेडी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। इस वक्त अगर आपको और यूनिट्स बनाने हैं तो यू नीड अ होल फैक्ट्री, यू नीड अ होल न्यू फैक्ट्री। एक एडिशनल फैक्ट्री खरीदनी पड़ेगी आपको। एक सेकंड, हसन अहमद क्या कर रहे हो? एक सेकंड, ये गलती से हुआ है, तुम सच में कर रहे हो? ठीक है, फुल कैपेसिटी पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पूरी नई फैक्ट्री खरीदनी पड़ेगी, जिस वजह से हमारी जो कॉस्ट आएगी उस वक्त, वो जो नई फैक्ट्री वो 9 मिलियन की है, तो हमें जो टोटल कॉस्ट उस वक्त पड़ेगी वो हो जाएगी 10 मिलियन। मतलब कि इस स्टेज पे अगर आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना है तो यू शुड बी रेडी टू बेयर
एक एक्स्ट्रा यूनिट किट बनाने की वजह से फायदा क्या होगा आपको 15 रुपए का, क्योंकि वो बिकेगा 15 रुपए का। कॉस्ट कितनी आई है? तो मुझे समझ में आ रहा है। और तो आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? जी आवाज में मसला आ रहा है कोई? ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, हम क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, कल से शुरू करेंगे।